नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, विधानसभा सत्र जारी है और आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि आज 13 अगस्त को करीब 24 घंटे तक लगातार ये सदन चलेगा और इसमें योगी सरकार विजन डॉक्यूमेंट पेश करेगी और इस पर चर्चा करेगी, विस्तृत चर्चा करेगी। इसको लेकर के क्या कुछ कहा है विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने, पहले आपको सुनाते हैं। आज 24 घंटे की सदन चल रही है, इसका क्या सिग्निफिकेशन है और अगर बात की जाए तो इतिहास में इसकी क्या? देखिए, महत्वपूर्ण विषय यह है कि भविष्य के लिए सोचकर आज कार्य योजनाएं बनानी चाहिए। कभी कभी शॉर्ट टर्म योजनाएं बनती हैं जिसका तत्कालिक लाभ तो होता है लेकिन दीर्घकालीन उसका फ़ायदा नहीं होता। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमारे देश की आज़ादी के 100 वर्षों के पश्चात 2047 में भारत कैसा हो, भारत के आने वाला भविष्य कैसा हो, उसके ऊपर एक विजन दिया और उसके ऊपर काम करना शुरू किया और उसी आधार के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये अपेक्षा करेगी कि हर स्टेट भी अपना विजन बनाए 2047 का। उत्तर प्रदेश में इस विजन को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने और सरकार ने ये निर्णय लिया कि इसकी विधानसभा में 24 घंटे अनवरत चर्चा कराई जाए। विधानसभा के माननीय सदस्यों के द्वारा उसके ऊपर अपना विजन रखा जाए, अपने सुझाव दिए जाएँ, कोई कमियां हैं तो सुधार के लिए अपनी बात कही जाए, क्योंकि लोकतंत्र चर्चा और परिचर्चा का एक सशक्त माध्यम का जो है उसका सबसे महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म विधानसभा और पार्लियामेंट है। तो विधानसभा में इसकी चर्चा हो और उस चर्चा के बाद सरकार ने निर्णय लिया कि जनता के बीच में जाएंगे कि ये बात है, ये विषय आए, जनता को सुझाव लिया जाएगा। उसके बाद एक फाइनल विजन डॉक्यूमेंट 2047 का बनेगा उत्तर प्रदेश का, जो फिर विधानसभा में पेश होगा और फिर उसके ऊपर चर्चा होगी। तो मुझे विश्वास है कि एक जो विजन विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना साफ तौर पर बता रहे थे कि 2047 में उत्तर प्रदेश कैसा होगा और किस तरीके का भारत होगा, इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया और शायद यही कारण है कि आज जो 13 अगस्त है, जब 24 घंटे तक विधानसभा चलेगी तो उसमें इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होगी कि 2047 में यूपी कहां पर होगा, उसका विकास कैसे होगा, उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर कैसे बनेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 2047 को लेकर के जो विजन डॉक्यूमेंट योगी सरकार पेश करेगी उसको लेकर के विपक्ष हमलावर है और सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। समाजवादी पार्टी के जो नेता है वो आज सरकार से 47 सवाल भी पूछेंगे इसको लेकर के। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव ने सरकार पर करारा हमला बोला है। उन्होंने बोला है कि कल्पना में जीने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, आज पेट खाली है उसके बारे में विचार नहीं कर रही और काल्पनिक चीजों को लेकर के 2047 में भारत कैसा होगा, उत्तर प्रदेश कैसा होगा, इस तरीके की एक खिचड़ी बनाने का काम कर रही है। वहीं उन्होंने एक और सवाल किया कि मुख्यमंत्री आवास से महज कुछ ही दूरी पर बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं सड़कों पर, जब उसको दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं तो आगे चलकर क्या करेंगे। वहीं 8 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है लेकिन अभी आगे की रणनीति तैयार की जा रही है कि 2047 में उत्तर प्रदेश या भारत कैसा होगा, ये अपने आप में कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहा है। फिलहाल योगी सरकार पर विपक्ष हमलावर है और इसी को लेकर के वो सवाल भी पूछेगा। करीब 47 सवालों की एक लिस्ट तैयार की है विपक्ष के विधायकों द्वारा और इसी को लेकर के आज इस पर वो सवाल पूछ सकती है योगी सरकार से। चलते अपने सभी सहयोगियों के पास, हमारे साथी स्क्रीन पे जुड़े हमारे सभी साथी। सबसे पहले हमारे साथ इंद्रवीर जुड़े हुए हैं। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है रायबरेली से आज की? अखंड, सबसे बड़ी चीज आपको बता दें कि रायबरेली की सबसे बड़ी खबर यह है कि जिस तरीके से एक मामला चौंकाने वाला सामने आया है और मैं पहले चाहूंगा कि असाइनमेंट के पास, हमारे इनपुट के पास एक बाइट है, वो बाइट अगर है तो प्लीज उसको प्ले करने का वो करें कि जिस तरीके से ये बाइट आई है और ये कृत्य है, इस कृत्य को देख करके पूरी दुनिया शर्मिंदा होगी कि ये। और इसके साथ साथ सबसे बड़ा अहम सवाल ये रहा कि इसमें आप देखेंगे कि आने वाले समय में जो बाइट दी है पुलिस क्यों, और जो घटना हुई है इस घटना को खारिज करने वाला और इस घटना के ऊपर एफआईआर एप्लीकेशन देने वाला, दोनों ही एक ऐसे रिश्ते में बंधे हैं। शायद आने वाले समय में ये रिश्ता अब कहीं ना कहीं से उस रिश्ते के ऊपर भी सवाल उठेंगे और उठ भी रहे हैं, क्योंकि जैसे कहते नहीं घोर कलयुग है। तो 12 अगस्त 2025 को थाना गुरुबख्शगंज पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर चोरी से संबंधित पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 235/2025 से संबंधित 4 अभियुक्तों को नियमानुसार गिरफ्तार कर थाना स्थानीय पर विधिक कार्रवाई करते हुए न्यायिक कक्षा में भेजा गया है।
अब देखिए सिंपल सी बाइट थी, लेकिन इस बाइट में एग्जैक्टली क्या है मैं आपको क्लियर करता हूं। मामला पूरा थाना गुरुबख्शगंज क्षेत्र के अंतर्गत का है। वहां पे एक परिवार अपने फैमिली के साथ में गांव है, वहां पे रहते हैं, और वो परिवार की बेटी जो है अपने उसकी माँ हरियाणा में जॉब करती है, और पिता के साथ बेटी कभी जो है कभी कभी गांव आया करती थी। बेटी ने अपनी 4 सहेलियों के साथ मिलकर अपनी ही माँ के ज्वेलरी की चोरी करी, और थाना गुरुबख्शगंज ने कल चारों लोगों को गिरफ्तार किया है और न्यायिक अभिरक्षा में भेजा है। खैर, न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। जो माननीय न्यायालय या जो न्यायपीठ पे हमारे यहाँ बैठे न्यायाधीश हैं, उन्होंने कुछ पुलिस वालों को भी फटकार लगाई है, और उस पे जो है इनको जो है आने वाले समय के लिए एक चेतावनी दी है कि जिस तरीके से जब तक कुछ ना हो जाए, ऐसे लोगों को पेश करना न्यायिक अभिरक्षा के लिए भी कहीं ना कहीं वो है। लेकिन बड़ा मामला यह है इस खबर में कि पिता ने ही तहरीर दी थी अपनी बेटी के खिलाफ। जिस तरीके ये मामला उजागर हुआ और चारों न्यायिक अभिरक्षा में भेजी गई बेटियां, और उसको लेकर के एक बड़ा अहम सवाल उठा कि आखिर अब किस रिश्ते पे बिलीव हो कि अपने ही मां की, और चोरी जो हुई 7 से 8 लाख रुपए, लगभग 10 लाख रुपए का जेवर था, और जेवर बरामद हुआ है, पुलिस ने बरामद किया है, एक अच्छा गुडवर्क किया है पुलिस ने। लेकिन बड़ा सवाल वही कि आखिर अब किसके ऊपर बिलीव किया जाए। अपनी ही मां के जेवर बेटी चोरी करती, बेटी भी पिता के साथ हरियाणा से आती जाती थी घर पे, और रेकी करने के बाद कहां रखा था, कैसे था, उसको शायद वीडियो कॉल पे अपनी मां से बात भी करी। एग्जैक्टली इस तरह ये घटना हुई, और इसको पुलिस ने जो है एक न्यायिक अभिरक्षा में भेजा उनको। लेकिन जिस तरीके से ये हुआ है, क्या ये होना चाहिए था, उसमें क्या एप्लीकेशन पढ़नी चाहिए थी। ये मामला क्योंकि चोरी का था तो कहीं ना कहीं सबक भी जरूरी था। तो ये एक बड़ी घटना थी रायबरेली की, और इसमें सोशल मीडिया पे वायरल भी थी। तो ये एक अहम खबर थी रायबरेली जिले की। जी बिल्कुल इंद्रवीर, रिश्तों का कत्ल और किस पर विश्वास किया जाए, सवाल अब यही खड़े होने लगे, क्योंकि जब बच्चे ही अपने माँ बाप के कीमती सामानों को चुराने का काम करेंगे तो सवाल तो खड़े होंगे ही, और रिश्तों पर ही सवाल खड़े होंगे, क्योंकि रिश्तों के कत्ल करने जैसा ही कुछ ये पूरी की पूरी जो वारदात है वो रिश्तों के कत्ल करने पे ही है। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण सवाल है, वो जानना भी चाहेंगे और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे इंद्रवीर, आखिरकार क्या वजह थी कि जिसलिए एक लड़की जो है वो 8 से 10 लाख रुपए की अपने ही घर में चोरी करती है, अपने ही माँ के गहने को चुराती है। क्या इस पर कोई जानकारी मिल पाई है? पुलिस ने जब पूछताछ की उस लड़की से तो क्या उसने बताया इस पूरे मामले में? क्योंकि कभी कभी निकल करके सामने ही आता है इंद्रवीर कि कुछ लोग बच्चों को बहला फुसला करके उनके घर से ही चोरी करवाने का काम करते हैं। तमाम ऐसे मामले सामने आए हैं, लेकिन क्या कुछ इस मामले में निकल करके सामने है, जरा हमारे दर्शकों को भी बताइए। देखिए अखंड, मैं आपको एकदम क्लियर कर दूं, जैसा ये सवाल बड़ा अहम सवाल आपने पूछा है, लेकिन हमारे पास तस्वीर भी है, लेकिन वो तस्वीर हम सोशल मीडिया पे दिखा नहीं सकते। और बच्चियों को देखेंगे तो कुछ बच्चियां उसमें शायद एग्जैक्टली आई एम नॉट क्लियर, IBC हैज बीन नॉट क्लियर ऑफ दिस वर्ड, कि जिस तरीके से बच्चियां दिख रही हैं, कुछ हो सकता है नाबालिग भी हो, कुछ बालिग भी हो, लेकिन एग्जैक्टली जो मेन उसमें अभियुक्त रही, जो 3 सहेलियां रही और इसकी बेटी जो रही, उसको बताया जा रहा है कि वो बालिग थी। और बालिग अगर थी तो ये घटना कारित क्यों करी, इस पे बात हुई थी IBC 24 की पुलिस से, ये सवाल हमने पूछा भी था उनसे। लेकिन उन्होंने बताया कि अभी तक कुछ ऐसा निकल के सामने नहीं आया कि बहलाया फुसलाया किसी ने, या और जब पिता ने ही तहरीर दी थाने में, तो अभी तक ऐसा कोई मामला निकल के ना ही अपने माँ बाप से कोई लड़ाई झगड़ा। और बेटी भी हरियाणा में रहती थी, वो भी पिता के साथ कभी कभी घर आती जाती थी, और माँ ने कहाँ रखी थी वो ज्वेलरी, वहां से उसको पता था। वीडियो कॉल पे बात करी, और बात करने के बाद तो किसी तरीके का अभी एग्जैक्टली मामला क्लियर नहीं आया। लेकिन पुलिस ने एक अच्छा गुडवर्क किया है कि सारे जेवरात बरामद किए हैं, और चारों बच्चियों को, बेटियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा, और न्यायिक अभिरक्षा के बाद वहां के जो न्यायाधीश है उन्होंने पुलिस को भी फटकार लगाई है। जो वहां के SI थे जो ले गए थे न्यायिक अभिरक्षा में, उनको भी कुछ किसी बात को लेकर एग्जैक्टली क्लियर नहीं, लेकिन उनको भी फटकार पड़ी है कि आप ऐसे जो है ला करके नहीं कर सकते, क्योंकि किसी की भी एक अपनी पहचान, खासकर सूबे की सरकार अक्सर कहती है कि आप अगर ऐसी घटनाएं महिलाएं या बच्चे या कुछ करते हैं तो आप उनकी जानकारी गुप्त रखें। तो ऐसी कुछ चीजें होती है, और ये सोशल मीडिया पे कल से वायरल हो रही थी, की जानकारी भी साझा की गई, और ऐसे कई तस्वीरें आई थी जो शायद नहीं आनी चाहिए बिल्कुल, लेकिन अभी तक इसमें सवाल यही उठ खड़ा हुआ कि आखिरकार इस बच्ची को आखिर इतने पैसों की जरूरत क्यों पड़ी कि उसने अपने घर में ही
चोरी करने का मन बनाया? ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण है। अब जब निकल करके सामने आएगा तो जरूर अपने दर्शकों को हम ये बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए इंद्रवीर। ज्ञानेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए प्रतापगढ़ से। ज्ञानेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है? बिल्कुल अखंड, देखिए बात पुलिसिंग की ही करेंगे और लगातार पुलिसिंग की इसलिए कर रहे हैं कि अभी तक एक इंस्पेक्टर फरार चल रहा है और प्रतापगढ़ पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई। सबसे बड़ा सवाल है निशान ये खड़ा हो रहा है प्रतापगढ़ पुलिसिंग के ऊपर कि लगातार आप मुठभेड़े तो कर दे रहे हैं लेकिन एक इंस्पेक्टर को आप गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं। और ये भी देखिए IBC 24 इसकी पुष्टि नहीं करता कि जो अभी हमारे पास सूत्रों से जानकारी मिली है कि इंस्पेक्टर प्रतापगढ़ आया और बकायदा अपने रूम पे गया, अपने रूम को खाली किया और सारे सामानों को लेकर के निकल गया। IBC इसकी पुष्टि नहीं करता कि वो इंस्पेक्टर आया था कि नहीं आया था, लेकिन जो चर्चाएं हैं वो यही चल रही हैं कि इंस्पेक्टर का रूम जो कल तक ताला लगा हुआ था अब वो खाली हो गया। सोचिए, एक इंस्पेक्टर आता है अपने रूम को बाकायदे अच्छे से क्लीन करके अपने सारे सामान को लेकर चला जाता है और आप उसको गिरफ्तार नहीं कर पाते। सोचिए, जिस थाने में वो तैनात था, जिस कोतवाली में वो तैनात था, उसी कोतवाली में उसके ऊपर मुकदमा लिखा गया है और उसी कोतवाली क्षेत्र में आता है और सामान लेके चला जाता है। फिलहाल जो पुलिस सूत्र बता रहे हैं कि 2 टीमें गठित की गई हैं, दोनों टीम, एक SOG की टीम लगाई गई है और एक प्रतापगढ़ नगर कोतवाली की टीम गिरफ्तारी के लिए लगी है। इतने दिन बीत गए हैं अभी तक वो इंस्पेक्टर इन लोगों के हाथ में नहीं लगा। जयचंद भारती नाम है, इंस्पेक्टर अभी तक पुलिस के हाथ में नहीं लगा है। सवाल तो ये भी खड़ा होता है कि आप अपराधियों को सर्विलांस के माध्यम से पकड़ लेते हैं, आप अपराधियों को अपने मुखबिरों के माध्यम से पकड़ लेते हैं। जब भी प्रेस नोट आती है तो एक चीज जरूर लिखी होती है, मुखबिर खास सूचना पर, मुखबिर की खास सूचना पर कि फला व्यक्ति इस जगह से निकल रहा है। तो आपके मुखबिर इतने फेल हो गए, जिन मुखबिरों के पीछे आप हजारों लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, वो जिन मुखबिरों के पीछे आप उनको सुख सुविधाएं देते हैं, वो मुखबिर खास सूचना अब आपके फेल हो रहे हैं, मुखबिर तंत्र फेल हो रहे हैं, आपका सर्विलांस माध्यम फेल हो रहा है। तो पुलिसिंग कहाँ रह गई है प्रतापगढ़ में, ये बड़ी सोचने वाली बात है। अखंड, बिल्कुल ज्ञानेंद्र, सर्विलांस इसलिए फेल है क्योंकि सर को पकड़ना है ना। अपने विभाग के सर हैं, जिस जगह पर वो थे तो वहां पर सर वाली भावना तो है ही, और कुछ लोग मदद भी करेंगे। देखिए, IBC बिल्कुल इसकी पुष्टि नहीं करता और हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं, लेकिन खबरें जैसे सूत्र आपके होते हैं, मुखबिर आपके होते हैं, वैसे हमारे भी कुछ सूत्र हैं, कहीं ना कहीं कुछ जानकारियां ट्रेवल करके पहुंची जाती हैं। इतना जरूर है कि जिस जगह पर आप रहें तो आपके कोई साथी संगी जरूर होते हैं आपके, चाहे वो निचले काम करने वाले पायदान पे लोग हो या कोई मित्र हो, कोई भी हो। लेकिन सवाल ये है कि जिस सर्विलांस की मदद से, जिस मुखबिर की मदद से आप तमाम अपराधियों तक अपनी पकड़ और अपनी पैठ बनाते हैं, उनको पकड़ करके ले आते हैं, चाहे वो कहीं भी छिप जाएं, लेकिन क्या वजह है कि एक जो अपराधी वहां पर, जिस आप ही के द्वारा जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसके हिसाब से एक अपराधी को आप नहीं पकड़ पा रहे हैं? क्या कारण है? सवाल उठेंगे ही। और ये पुलिसिंग पर सवाल इसलिए है प्रतापगढ़ की, क्योंकि अपने अगर महकमे के एक अपराधी को, क्योंकि अगर मुकदमा दर्ज हो गया तो अपराधी बोला ही जा रहा है, अगर आप किसी के ऊपर भी कोई मुकदमा दर्ज होता है तो उसको अपराधी ही आप श्रेणी में रखते हैं, उसको अपराध, भले जब तक उसको सिद्ध ना हो जाए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से अपने एक आप कर्मचारी को पकड़ने में नाकाम है तो सवाल खड़े होंगे। ऐसी क्या वजह है कि आप बड़े बड़े माफियाओं को या अपराधियों को पकड़ लेते हैं? बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, कितने दिन तक भागता है वो अपराधी, लेकिन बहुत जल्द पुलिस की गिरफ्त में होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर पुलिस के वो आला अधिकारी, जो भी अधिकारी थे, वो अधिकारी रैंक पे हैं, कोतवाल थे, तो कम से कम उनको आके सामने आना चाहिए। इस तरीके से आप भाग क्यों रहे हैं? अगर आप सही हैं तो आप कम से कम फ्रंट में आइए और अपनी बात को रखिए, अपनी बात को रखिए। और सच को छिपाया नहीं जा सकता, सच छिप भी नहीं सकता। अगर आपके ऊपर झूठे आरोप लगा रहे हैं तो आप सामने आकर कम से कम बताइए कि मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए, ये इस व्यक्ति के द्वारा लगाए गए, हो सकता है, पर कम से कम आपको, क्योंकि आपके कंधों पर जिम्मेदारी है न्याय दिलाने की, और जब आपके ऊपर आरोप लगे तो आपको सामने आकर के अपने ऊपर लगे आरोपों को कम से कम बोलना चाहिए और उसका सामना करना चाहिए। और अगर आप ही सामना नहीं करेंगे, ऐसे ही भागेंगे, फरार की आपको तगमा दिया गया कि आप फरार हैं, तो अपने आप में कहीं ना कहीं दिखेगा, प्राइमा फेसाई जिसे बोलते हैं, कि कहीं ना कहीं लगेगा कि सिद्ध कि आप दोषी हैं भी, और मुकदमा भी दर्ज है, तभी तो। लेकिन कम से कम आपको सामने आना चाहिए था। फिलहाल प्रतापगढ़ पुलिस अपने एक कर्मचारी को ढूंढने में नाकाम है, तो सवाल जरूर खड़े होंगे। और ज्ञानेंद्र वही बता रहे हैं कि अगर इस तरह की घटना वहां पर घटित होती है, अपराधियों पर आप लगाम लगाने के लिए, अपराधियों को पकड़ने के लिए तमाम SOG की टीम, तमाम स्पेशल टीम लगाई जाती है, तो अपने कर्मचारियों को पकड़ने के लिए वो टीम क्यों नहीं गठित की गई है? ये एक सबसे बड़ा सवाल है, और इस सवाल में दम है।
इसीलिए पूछा जा रहा है। लेकिन ज्ञानेंद्र, क्या आपने अधिकारियों से, क्योंकि दो बड़े अधिकारी हैं और आपने बताया था किस तरीके से एक बड़े अधिकारी की वजह से पूरा का पूरा मुकदमा लिखा, क्या उनसे आपने बात की, उनसे जानने का प्रयास किया कि आखिरकार क्यों अब तक पुलिस की गिरफ्त से वो बाहर है? बिल्कुल देखिए अखंड, आईजी प्रयागराज अजय मिश्रा के द्वारा ये पूरा मुकदमा दर्ज कराया गया था। आईजी प्रयागराज ने प्रतापगढ़ के एसपी को खास तौर पे सख्त लहजे में कहा था कि मुझे इस पूरे जांच में मुझे पता है कि प्रतापगढ़ के नगर कोतवाली के बिहारगंज में क्या घटना घटित हुई है और मेरे पास सारे एविडेंस है। आप जांच सही तरीके से और सही रिपोर्ट आप मुझे प्रस्तुत करेंगे। फिर आईजी ने उस पर आदेशित किया कि आप इस इंस्पेक्टर के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करेंगे और इसे जेल भेजने का काम करेंगे। लेकिन आईजी सिर्फ एक आदेश टेलीफोनिक दिया था। सबसे बड़ा सवालिया निशान ये खड़ा होता है कि लिखित आदेश 2 दिन बाद पहुंचा था, लेकिन मुकदमा दर्ज करने के लिए टेलीफोनिक बोला था कि इसके ऊपर मुकदमा लिखो। और ये बात कैसे 2 दिन पहले ही लीक हो जाती है, वो पहले से ही अलर्ट हो जाता है, जिले जिले को छोड़ देता है। दूसरी चीज ये खड़ी होती है अखंड कि जब आदेश आता है तो 24 घंटे बाद मुकदमा लिखा जाता है। ये भी एक बड़ा सवाल है निशान प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के ऊपर खड़ा होता है। तीसरी बड़ी चीज आपको बता दें कि आप एक कोई भी अपराधी होता है, कोई घटना घटित करता है, अगर वो फरार होता है, सुशील सिंह वाले मामले में देखा जाए तो जिस तरीके से उसने तांडव किया था, आपने इनामिया घोषित किया, लेकिन अभी तक आपने अपने ही जो भागा हुआ इंस्पेक्टर है और उसको अभी तक आपने इनामिया तक नहीं घोषित किया। वो प्रयागराज टू लखनऊ जो है दरबार लगा रहा है, लोगों से मिल रहा है। तो सोचिए, जो सूत्र बताते हैं कि वो आया, अपना कमरा खाली करा के आराम से पूरा सामान पैक करवाया, 3 घंटे से 4 घंटे तक प्रतापगढ़ में रहा, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, लेकिन रूम खाली हो चुका है, ये जानकारी है। तो साफ तौर पे अखंड सवालिया निशान खड़े होंगे। कहा ये सच्चाई है कि आईजी प्रयागराज और प्रतापगढ़ एसपी की तालमेल नहीं बैठ रही है और ये अधिकारियों में अच्छी तरीके से चर्चाएं हैं। तो ये तालमेल ना बैठना और दूसरी चीज बातें लीक हो जाना, जो कॉन्फिडेंस बात होती है, जो छुपी हुई बातें होती है, वो लीक हो जाना और किसी इंस्पेक्टर का फरार हो जाना कि उसको पता है कि मैं गिरफ्तार होने वाला हूं, मैं जेल जाने वाला हूं, और उसका फरार हो जाना, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान प्रतापगढ़ पुलिसिंग के ऊपर खड़ा होगा। और सबसे बड़ी चीज आती है, फिर से 2 चीजें पे आऊंगा कि मुखबिरों के पीछे जो प्रतापगढ़ पुलिस पैसा खर्चा करती है, एक इंस्पेक्टर को पकड़ने के लिए नाकाम दिखाई दे रही है, और दूसरा जिस सर्विलांस का ढिंडोरा पीटती है सर्विलांस टीम, वो सर्विलांस टीम फेल हो जाना, एक इंस्पेक्टर को न पकड़ पाना, तो सबसे बड़ा सवालिया निशान प्रतापगढ़ पुलिस के ऊपर खड़ा होगा। अखंड बिल्कुल खड़ा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं कि खड़े होने भी चाहिए, और किसी के बीच में तालमेल है या नहीं है अलग विषय है, लेकिन एक जो दो बड़े अधिकारी हैं उनमें तालमेल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अगर वहां पर नहीं है तो शायद इसका ही खामियाजा हो सकता है। लेकिन कम से कम अपराधी जो है वो सलाखों के पीछे, और अगर नहीं है, अगर कोई दोषी नहीं है, उसको दोषी बनाया जा रहा है, तो ये भी सामने आना चाहिए। लेकिन इतना जरूर है कि कम से कम जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगे उसको सामने आना चाहिए और अपनी बेगुनाही को जरूर बताना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए ज्ञानेंद्र। सरफराज हमारे साथ बहराइच से जुड़ चुके हैं। सरफराज, कौन सी बड़ी खबर है? जी अखंड जी, आपको बता दें, कल हमारे बहराइच के विधायक सुरेश्वर सिंह ने एक फरमान जारी किया है कि जो मुस्लिम गैर मुस्लिम है उनके जो भाजपा का झंडा लगा रहता है, तो जो वीडियो वायरल हुई है तो उन्होंने साफ मना किया है कि कोई मुस्लिम भी भाजपा का झंडा नहीं लगा सकता है। वायरल वीडियो भी मैंने भेजी हो, आप दिखा भी सकते हो उसको। बिल्कुल सरफराज, वो वीडियो आप सभी ने देखा और आईबीसी ने भी अपने दर्शकों को दिखाया, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भाजपा के विधायक हैं और बोल रहे हैं कि भाजपा के जो पदाधिकारी नहीं है, जो मुस्लिम पदाधिकारी नहीं है बीजेपी के, अपनी गाड़ी पर झंडा नहीं लगा सकते हैं। अपने आप में किस तरीके की तरफ आप लेके जा रहे हैं? कोई झंडा अपने गाड़ी पे लगा रहा है और उसकी मन में होगा, हो सकता हो कोई पद उसके पास भी, बहुत से ऐसे कार्यकर्ता होते हैं जिनके कोई पद नहीं होता, लेकिन क्या वो अपनी गाड़ी पर झंडा लगाए ना लगाए, क्या आपसे सर्टिफिकेट की आवश्यकता है क्या? आप बताएंगे कि कौन सा व्यक्ति आपकी गाड़ी का झंडा लगाएगा, मतलब किसी पार्टी का झंडा लगाएगा या नहीं लगाएगा? ये आला कमान को तय करने देते। अगर बीजेपी की तरफ से कोई आदेश आए क्या? अगर वो आदेश आपको मिला है, बीजेपी ने दिया है, तो कम से कम वो दिखाना चाहिए था।
इस तरीके बिल्कुल। से आपसी सौहार्द बिगाड़ने का काम तमाम इस तरीके के जनप्रतिनिधि करते हैं, जो अपने आप में बेकार है। और बहराइच में एक घटना घटित हुई थी, वो घटना जी, सबने देखी कि किस तरीके से आपसी सौहार्द बिगड़ने का काम हुआ है और उसकी वजह से पूरे देश में एक अलग ही माहौल बन गया था। किस तरीके बिल्कुल। और किस तरफ लेके जाना चाहते हैं आप? आपको कम से कम सोचना चाहिए कि आप एक जगह से विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, आपकी बातों का असर होता है। और अगर आप इस तरीके के सवाल खड़े करेंगे, इस तरीके की बातें रखेंगे, वो भी सबके सामने रखेंगे, तो क्या माहौल निकलेगा, बनेगा प्रदेश में कि एक विधायक, एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि इस तरीके की बातें कर रहा है। मुसलमान भी इसी देश का हिस्सा है, एक बिल्कुल। पार्टी का हिस्सा है, तमाम ऐसे बड़े-बड़े चेहरे हैं। शाहनवाज हुसैन बीजेपी के बहुत बड़े हैं, जी, मुख्तार अब्बास नकवी बीजेपी के बहुत बड़े चेहरे जी, हैं, बहुत से ऐसे नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, जिन्होंने बीजेपी का साथ दिया। लेकिन किस हैसियत से आप किसी को आदेशित कर सकते हैं कि अपनी गाड़ी पे झंडा लगाओ या ना लगाओ? फिलहाल क्या इसको लेकर के कुछ बीजेपी की तरफ से कोई, या जिला अध्यक्ष, क्या किसी की तरफ से कोई बयान आया है वहाँ पे सरफराज? नहीं, नहीं, अभी तो किसी का कोई बयान नहीं आया है। फिलहाल आगे देखते हैं कि क्या कार्रवाई होती है। जी, देखिए सरफराज, आपको कार्रवाई एक विधायक के ऊपर होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कार्रवाई क्या होगी? उनके बयान सुर्खियों में, और यही कारण है कि सोशल मीडिया पर इस वक्त चल रहे हैं और सोशल मीडिया पे इस बयान को दिखाया भी जा रहा है। तमाम लोग इस वीडियो को टैग करके सवाल विधायक से ही पूछ रहे हैं कि आखिरकार आपको ये किस इस तरीके का निर्देश किसने दिया? और जो विपक्षी खेमा है, वो अलग ही व्यवस्था बना करके चलता है। लेकिन इस तरीके की बातें अशोभनीय है, एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को नहीं करनी चाहिए। आपको सोच बिल्कुल। समझ कर कुछ बोलना चाहिए, क्योंकि आप कुछ भी बोलते हैं, वो कहीं न कहीं एक चुना हुआ विधायक बोलता है। विधानसभा में आप पूरी जनता के, आप चुने हुए प्रतिनिधि, आप वहां पर बातों को रखते हैं। पूरा का पूरा प्रदेश, देश भी देखता है आपको। और अगर आप इस तरीके के बयान देंगे, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो सामाजिक सौहार्द बना हुआ है, जो कहीं ना कहीं कुछ लोगों द्वारा बिगाड़ने का काम किया जाता है, उसमें आपका भी नाम शामिल हो जाएगा। और बहराइच में जिस तरह की घटना घटित हुई थी, वो सबने देखी, पूरे देश ने देखी, यहाँ तक कि विश्व पटल पर भी दिखाई दिया कि वहां पर हुआ क्या था और उसका खामियाजा कैसे एक युवक को उठाना पड़ा था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए सरफराज। एक और खबर आपको बता दें, राजधानी लखनऊ से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तिरंगा यात्रा रवाना की अपने आवास से। उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद थे, साथ ही पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह भी मौजूद थे। उन्होंने अपने आवास से इस तिरंगा यात्रा को रवाना किया। वो तस्वीरें आपको पहले हम दिखाते हैं। जिनका हमें इंतजार था, उत्तर प्रदेश सरकार के बहुत ही यशस्वी, ओजस्वी और तपस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का हम लोग के बीच में आगमन हो चुका है। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी अभी हम सभी को अपने आशीष वचनों से सरकार के उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी, इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बोला भी और बताया भी कि प्रधानमंत्री ने पूरे देश में और उनके नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और आजादी का अमृत काल मनाया जा रहा है। इसलिए हर घर तिरंगा होना चाहिए, हर घर तिरंगा लहराना भी चाहिए। इसी के लिए गांव शहर हर जगह तिरंगा यात्रा भी निकाली जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि तिरंगा यात्रा 13 से 15 तारीख तक होगी और लगातार ये निकाली भी जा रही है। तमाम इसको लेकर के जो बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से इसकी कवायद की गई है और हर जगह पर, क्योंकि आज खुद रवाना किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस तिरंगा यात्रा को अपने आवास से। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से तिरंगा यात्रा और 15 अगस्त को एक भव्य तरीके से मनाने के लिए सीएम योगी और न सिर्फ देश के प्रधानमंत्री, सभी लोग एक साथ एक सुर में जुटे हुए हैं। और यही कारण है कि बीजेपी के पदाधिकारी हो, कार्यकर्ता हो, सभी लोग इस तिरंगा यात्रा को निकाल रहे हैं और हर गली, हर मोहल्ले, हर शहर, हर गांव, हर तरफ से ये तिरंगा यात्रा गुजर रही है। और सभी से सीएम योगी ने भी आह्वान किया है कि अपने घर पर तिरंगा जरूर लहराना चाहिए, क्योंकि ये आजादी का अमृतकाल मनाया जा रहा है पूरे देश में। वहीं अगर बात की जाए तो रोहतास बिल्डर है, उसके यहाँ पर ईडी की छापेमारी हुई है और बताया जा रहा है कि वो कई दिनों से फरार भी है। और यही कारण है कि कुछ लोगों ने उसके खिलाफ शिकायतें की थी और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी उसके कई ठिकानों पर, गाजियाबाद में भी ठिकानों पर छापेमारी की है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा का आज तीसरा दिन है और कल तक ये विधानसभा की कार्रवाई है। छोटा ये पूरा का पूरा विधानसभा का सत्र रखा गया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज के दिन ये सत्र की जो कार्रवाई होगी वो 24 घंटे तक चलेगी। इसमें सभी मंत्रियों को टाइम स्लॉट अलॉट है और लगातार ये कार्रवाई चलेगी। इसमें किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं है या किसी को रोका नहीं जाएगा। विधान परिषद और विधानसभा दोनों में चलेंगी। और विजन जो डॉक्यूमेंट है योगी सरकार का 2047 तक, कैसे उत्तर प्रदेश विकसित होगा, कैसे आत्मनिर्भर होगा, कैसे पहचान दिलाई जाएगी और क्या कुछ होगा और 2047 में उत्तर प्रदेश कहां दिखेगा, इसको लेकर के चर्चा की जाएगी। वहीं विधानसभा में समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो सरकार से इस सवाल को करेंगे और 47
सवालों की एक लिस्ट उनकी तरफ से तैयार की गई है और उन सवालों को वो योगी सरकार से पूछेंगे। सबसे बड़ी बात है कि इसी को लेकर के तमाम जो मुद्दे हैं उसको लेकर के, चाहे वो फतेहपुर का मुद्दा हो या फिर स्कूलों के विलय का मुद्दा हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं। यहाँ तक कि माता प्रसाद पांडे जो विधानसभा की नेता प्रतिपक्ष है, उनके ऊपर हुआ हमला गोरखपुर में, उसको लेकर के हो, तमाम ऐसी चर्चा पर लगातार जो विपक्ष के जो विधायक हैं वो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं और वेल में जाके हंगामा करे, जिसकी वजह से 2 दिनों तक की जो कार्रवाई है उसको स्थगित करना पड़ता। लेकिन आज सुचारू रूप से कार्रवाई चल रही है और 24 घंटे तक ये कार्रवाई चलेगी। अब आज अपने इस विजन डॉक्यूमेंट में जो जितने भी विभाग हैं वो बताएंगे कि 2047 तक वो कहां पर होंगे और साथ ही इसका ब्यौरा मंत्री देंगे। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।